नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12 विषय हिंदी। और आज हम एक ऐसा टॉपिक समझने वाले हैं जिनसे आप लोगों को एक एक मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जिनका नाम है व्याकरण शब्द भंडार एवं शब्द निर्माण। इस टॉपिक को 2 पार्ट में विभाजित किया गया है। जब भी आप समझ रहे हैं तो इनके जितने पार्ट हैं उनको आप देखकर इस टॉपिक की समझौती प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम समझने वाले हैं व्याकरण शब्द भंडार। तो व्याकरण का अर्थ क्या है? तो वर्ण यानी कि अलग अलग जो अक्षर होते हैं, वर्ण या तो अक्षरों के व्यवस्थित मेल से यानी उनके जोड़ने से एक शब्द का निर्माण होता है। तो शब्दों के व्यवस्थित मेल से या तो जोड़ने से एक वाक्य तथा वाक्यों के व्यवस्थित मेल से एक भाषा बनती है, जो एक अर्थपूर्ण भाषा बनती है। यदि ये व्यवस्थित न हो तो भाषा अर्थपूर्ण नहीं होगी। किस वर्ण, शब्द तथा वाक्य का प्रयोग कहाँ और कैसे करना है, इसका ज्ञान हमें व्याकरण कराता है। अर्थात व्याकरण जो है वे भाषा के नियम निर्धारित भी करते हैं। और हम देखें तो व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान भी हमें अच्छी तरह से कराता है। तो जिनमें हम समझने वाले हैं शब्द भंडार। तो शब्द भंडार किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य या हिंदी भाषा में शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसमें पर्यायवाची हो, विलोम हो, एकार्थी, अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जैसे शब्दों को एक जगह इकट्ठा करके रखा जाता है, उन्हें ही शब्द भंडार के रूप में हम जानते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में शब्दों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है, या तो हिंदी के शब्दों के विभिन्न भेदों का परिचय देते हुए विभिन्न स्रोतों से हिंदी में आए हुए शब्दों की जानकारी भी दी गई है। जिनमें हम बात करते हैं शब्द भंडार से क्या आशय है। तो देखें कि प्रत्येक भाषा में सार्थक शब्दों का बहुत ही महत्व होता है। यानी सार्थक किसे कहा जाता है? कि जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है। तो प्रत्येक भाषा में ऐसे सार्थक शब्दों का बहुत ही महत्व होता है। ये शब्द भाषा में विभिन्न स्रोतों से आते हैं। हिंदी में संस्कृत के अतिरिक्त हम देखें तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि से अनेक शब्द आए हैं। और इसके अलावा अनेक देशज तथा विदेशज शब्द भी हिंदी में समाहित किए गए हैं। तो भाषा में समाहित इन शब्दों को भाषा का एक प्रकार से भंडार कहा जाता है। हिंदी भाषा संस्कृत के शब्दों पर आधारित है और इसमें अधिकांश शब्द संस्कृत भाषा के ज्यों के त्यों ही लिए गए हैं। तो कुछ शब्द पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी भाषा में कुछ देशज, विदेशज तथा अनुकरणवाचक अनेक शब्दों को समाहित किया गया है। इस प्रकार विभिन्न माध्यमों से आए शब्दों से हिंदी का शब्द भंडार निर्मित होता है। तो यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले शब्द। शब्द किसे कहते हैं? तो अक्षरों के सार्थक गठन को शब्द कहा जाता है। सार्थक का अर्थ क्या है? अभी हमने देखा कि जिसका कोई ना कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक कहा जाता है। और अक्षरों के ऐसे सार्थक गठनों को हम शब्द के रूप में जानते हैं। सबसे पहले हमने देख लिया कि शब्द किसे कहा जाता है। जब एक या एक से अधिक अक्षरों का संयोजन किसी विशेष अर्थ को इंगित करता है तब उसे शब्द कहा जाता है। आपको 1 मार्क्स के प्रश्न में यदि पूछा जाए कि शब्द किसे कहते हैं, तो अक्षरों के सार्थक गठन को शब्द कहते हैं। जब एक या एक से अधिक अक्षरों का संयोजन किसी विशेष अर्थ को निर्देशित करता है तब उसे शब्द कहा जाता है। प्रथम वाक्य से ही हमारा 1 मार्क्स का प्रश्न बनता है। आप लोग क्या करेंगे? इनको नोट करते जाएंगे, क्योंकि हमें इस टॉपिक से 1 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शब्द किसे कहते हैं वे हमने समझ लिया। शब्द भंडार क्या है उनको देख लिया। तो वैसे शब्दों की रचना हम देखें तो ध्वनि एवं अर्थ के मेल से होती है। शब्दों की रचना किस प्रकार की जाती है? ध्वनि एवं तो अर्थ जो होते हैं उनके मेल से होती है। इस प्रकार एक अथवा अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि को शब्द कहा जाता है। किस प्रकार? एक अथवा तो एक से अधिक जो वर्ण होते हैं उनके स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि को शब्द कहा जाता है। जैसे हम देखेंगे कमल। कमल शब्द है, उनका तो कोई ना कोई अर्थ है। कमला, आम, अमरूद, आलू, घर, जा, धीरे, परंतु, कछुआ आदि शब्द है। शब्द मूलतः ध्वन्यात्मक होंगे अथवा तो वर्णात्मक होंगे।
व्याकरण में हम देखेंगे तो वर्णात्मक शब्दों को ही महत्व दिया जाता है। आगे बात करते हैं, यहाँ हमने देखा शब्द किसे कहते हैं और शब्द का निर्माण किस प्रकार होता है, यानी अलग अलग जो अक्षर होते हैं उन अक्षरों को मेल करने से, यानी उन अलग अलग प्रकार के अक्षरों को जोड़ने से कोई एक शब्द का निर्माण हो सकता है। प्रत्येक शब्द अपने प्रतीक अर्थों को ग्रहण करता है। यहाँ क्या बताया गया है कि प्रत्येक जो शब्द होते हैं वे अपने प्रतीक अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं, जो प्रचलित रूढ़ प्रयोगों पर आश्रित रहते हैं, यानी कि हर रोज़ बरोज़ हमारी जो भाषा होती है, हम जो बातचीत करते हैं, उनमें से भी कोई शब्द प्रयोग पर आश्रित रहते हैं। शब्द के पृथक पृथक अक्षर का शब्द के अर्थ से कोई भी संबंध नहीं रहता है। यदि हमने शब्द के किसी एक शब्द के पृथक पृथक अक्षर को अलग कर दिया तो शब्द के अर्थ में कोई भी संबंध नहीं रहेगा, यानी कि उनका अर्थ हम समझ नहीं पाएंगे। परंतु लेकिन उसके यौगिक रूप का प्रतिकार्य एक निश्चित अर्थ को ग्रहण करता है। यदि हम दोनों अलग अलग अक्षरों को, उनके समूह को जोड़ देंगे तभी हमारे सामने एक अक्षर यानी कि एक शब्द अपने अर्थ आधारित निर्मित होता है। जैसे हम यहाँ देखें, कमल शब्द का अर्थ है एक फूल। पूरे के पूरे शब्द हमने कमल शब्द का अर्थ हमें क्या पता चलता है, फूल। परंतु यदि उस कमल शब्द को हम उनके अक्षरों को अलग कर दें, क, म, ल, शब्दों के अलग अलग रूप को कमल से कोई संबंध नहीं रहता है। कमल एक शब्द है जिनका अर्थ हम जानते हैं फूल, परंतु यदि इस पूरे के पूरे कमल शब्द का अक्षरों, उनके जो अक्षर है उनको आप अलग कर देंगे तो जो भी अर्थ फूल शब्द है उनका इन अक्षरों से कोई भी संबंध नहीं बनेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि अक्षरों का गठन किसी विशिष्ट और निश्चित अर्थ को सूचित करने के लिए शब्द रूप में होता है। अलग अलग अक्षरों को यदि आप जोड़ देंगे तो उनसे कोई एक निश्चित अर्थ बनेगा और उनसे भाषा क्या बनेगी, एक शुद्ध रूप भाषा बन पाएगी। आगे हम बात करते हैं कि भाषा स्वाभाविक रूप से परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनशील का अर्थ क्या होता है, जिसमें स्वाभाविक रूप से परिवर्तन होता है। भाषाएं भी क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। समयानुसार विश्वजननी समस्त भाषाओं के रूप परिवर्तित होते रहते हैं। हम एक बात करें तो कोई भी भाषा है वे समय के अनुसार उनमें कोई ना कोई प्रकार का परिवर्तन होता रहता है और उनमें आने वाले जो शब्द है वे समय के आधारित वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए नए नए शब्दों का निर्माण होता रहता है। संस्कृत के अनेक शब्द हम देखें तो पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश से मार्ग तय करते हुए यानी निश्चित करते हुए हिंदी में आए हैं। हमारी हिंदी भाषा है वह संस्कृत से निर्मित हुई है, तो उनके अनेक शब्द हैं ऐसे जो पाली है, प्राकृत भाषा है, अपभ्रंश भाषा है, उनसे मार्ग तय करते 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 हमारी हिंदी भाषा में ले लिए गए हैं। इनमें कुछ शब्द यथावत है तथा कुछ देश काल के प्रभाव के कारण क्या हो गए हैं, विकृत हो गए हैं यानी बदल गए हैं। उनमें हम देखें तो कुछ शब्द संस्कृत के ज्यों के त्यों ही लिए गए हैं, परंतु कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें देश काल के प्रभाव के कारण विकृत होते गए हैं यानी बदलते बदलते हुए हमारी हिंदी भाषा में आए हैं। जो शब्द पूर्ण रूप से अपरिवर्तित रहे हैं वे तत्सम कहलाते हैं। यहाँ हम बात करते हैं कि हमने पहले ही देखा कि शब्द का भंडार क्या है, तो उनमें कई ऐसे प्रकार के शब्द हैं जिनके अर्थ हम आसानी से उनसे प्राप्त कर सकते हैं। समझ लीजिए आप कोई काव्य की रचना करना चाहते हैं, कोई गद्य की रचना करना चाहते हैं, तो आपके पास ऐसा शब्द भंडार होना जरूरी है, तभी आप नए नए शब्दों के आधारित क्या करेंगे, अर्थपूर्ण कोई काव्य की रचना कर पाएंगे, अर्थपूर्ण कोई गद्य की रचना कर पाएंगे, अर्थपूर्ण कोई कहानी की रचना कर पाएंगे। तो ये शब्द कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो ऐसे शब्द भंडार से ही प्राप्त करेंगे। और ऐसा शब्द भंडार है कि जिनमें ऐसे कई शब्दों का निर्माण होता है। तो उनमें सबसे पहले हम देखें तो कई ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के आए हुए हैं और जो बिल्कुल अपरिवर्तित रहे हैं, समय या तो काल की वजह से उनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो वे हमारे तत्सम शब्द रहेंगे। और परिवर्तित शब्द तद्भव कहलाएंगे। कुछ देशज होते हैं तथा कुछ विदेशी शब्दों को भाषा में ग्रहण कर लिया जाता है आदि। इस प्रकार भाषा के शब्दों का संयोजन अनेक प्रकार से होता है। हम देखें कि भाषा में प्रयुक्त जो भी शब्द है उनका संयोजन किस प्रकार होता है, अनेक प्रकार से होता है, जो अब हम समझने वाले हैं। भाषा के शब्दकोश किसे कहेंगे, जिनमें विभिन्न शब्दों को इकट्ठा किया जाता है यानी उनका संग्रह किया जाता है। तो भाषा के शब्दकोश नित्य यानी हमेशा,
प्रति समृद्धता की ओर विकसित होता है। कोई भी भाषा है उनमें जो भी शब्द प्रयुक्त होते हैं वे उनके जो शब्दकोश होते हैं यानी कि उनके जो शब्द भंडार, इंग्लिश में हम कहें तो एक प्रकार की डिक्शनरी, उनके जो भी ऐसे शब्दकोश होते हैं वे समय समय के अनुसार उनमें विकसित होते रहते हैं। जैसे जैसे भाषा का व्यवहार परिवेश विस्तृत बनता जाता है वैसे ही भाषा नवीन शब्दों को अपनाती जाती है। जैसे जैसे समय परिवर्तित होता जाता है और जो जो भाषा का प्रयोग होता है उनमें जो भी नए शब्द होते हैं वे अपनाते जाते हैं। हिंदी में भी आज सीमित क्षेत्र में आबद्ध होकर रह जाए। जिन भाषाओं में नए नए शब्दों का संयोजन रुक जाता है वह भाषा धीरे धीरे मृत प्राय हो जाती है। जिस भाषा में नए शब्दों का प्रचलन कम होता जाता है वे भाषा मृतता की ओर गति करती है, यानी कि वह भाषा धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। व्रज भाषा इसी प्रकार की एक पूर्ण समृद्ध भाषा थी जो अपने सीमित क्षेत्रीय शब्दों की प्राचीरों में ही बंधी रही। परंतु संस्कृत भाषा भी कालांतर में अपने चरम विकास बिंदु पर आकर रुक गई, फिर धीरे धीरे विघटित होने लगी और फिर मृत प्रायः मानी जाने लगी, जबकि इसमें आज भी गतिशीलता बनी हुई है। आज हम देखें तो संस्कृत भाषा का प्रयोग हम कम करते हैं, तो फिर भी कई ऐसे शब्द जो है वे हमें हमारी हिंदी भाषा में भी प्रचलित होते हुए नजर आते हैं। मैथिली और भोजपुरी आज की जीवंत भाषाएं भी कहलाती है, परंतु जिस भाषा में शब्दों के क्षेत्र सीमित ही रख दिए जाते हैं उनमें नए शब्दों को अपनाया नहीं जाता है तो वे भाषा मृतता की ओर यानी नष्ट होने की ओर गति करती है, और जो भाषा नए नए शब्दों को अपनाती जाती है वे भाषा एक प्रकार से विकसित होती रहती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर हिंदी में प्रयुक्त शब्दों का वर्गीकरण कुल 4 आधारों पर किया जाता है। हमने पहले ही देखा कि यदि शब्द का भंडार करना है तो उनमें विभिन्न भेदों का परिचय होना भी जरूरी है। तो हिंदी में आज हम जो भी शब्दों को प्रयुक्त करते हैं यानी उनका प्रयोग करते हैं उनका वर्गीकरण यदि हम करें तो उनको कुल 4 आधारों पर किया जाता है। सबसे पहला है मूल स्रोत एवं विकास के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर, तीसरा है रचना यानी उनकी शब्दों की व्युत्पत्ति के आधार पर, और चौथा है व्याकरण में शब्दों के प्रयोग के आधार पर। परंतु इस पार्ट में हम सबसे पहले मूल स्रोत एवं विकास के आधार पर जो शब्द है उनके बारे में चर्चा करेंगे कि उनमें क्या है, उनकी परिभाषा क्या है उन शब्दों की। तो आप लोगों को यहाँ पर खास याद रखना है, एक एक मार्क्स के प्रश्न में इन सभी शब्दों की क्या है परिभाषा यानी उनकी व्याख्या पूछी जाती है। कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनकी व्याख्या पूछी जाती है, या तो वे हमारे हिंदी शब्द भंडार में ऐसे कौन से शब्द हैं जो हमारे हिंदी शब्दकोश को समृद्ध बनाते हैं, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला है मूल स्रोत एवं विकास के आधार पर शब्द भेद। मूल स्रोत अथवा तो उद्गम के आधार पर हम देखें तो इस दृष्टि से हिंदी के शब्दों की कुल 6 भेदों में उन्हें विभाजित किया जाता है। यहाँ हमने देखा कि 4 टॉपिक ऐसे हैं जो शब्दों का वर्गीकरण के आधार पर हमें बताते हैं। तो उनमें पहला है मूल स्रोत एवं विकास के आधार पर, जिनमें हमें कुल 6 प्रकार से उन्हें समझना है, उनके भेद को समझना है। तो उनमें 6 कौन कौन से हैं? तत्सम, अर्धतत्सम, तद्भव, अनुकरणवाचक, देशज और विदेशज। हमारी हिंदी भाषा में ऐसे कई प्रकार के शब्द हैं जिन्हें अलग अलग रूप से हम जानते हैं। तद्भव है, कुछ शब्द अर्धतत्सम है, कुछ देशज शब्द है, कुछ विदेशज शब्द है। तो देशज विदेशज ये सब क्या है, तो उनकी परिभाषा के आधारित उनको समझते हैं। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं? सबसे पहले बात आती है तत्सम शब्द किसे कहा जाता है, तो इनकी व्याख्या यहाँ हम देखेंगे। तत्सम का शाब्दिक अर्थ होता है उसके समान। तत्सम का मूल अर्थ क्या होता है? उसके समान। किसके समान? तो यह शब्द संस्कृत भाषा से निःसृत शब्दों के लिए ही विशेष रूप से प्रचलित है। संस्कृत शब्दों का मूल रूप जो हिंदी ने अपना लिया उसे तत्सम शब्द कहा जाता है। कुछ ऐसे शब्द है, हमने पहले ही देखा कि हमारी हिंदी भाषा है वह संस्कृत से आई हुई है। तो संस्कृत भाषा के कुछ ऐसे शब्द है जो ज्यों के त्यों ही हिंदी ने अपना लिया है। तो संस्कृत के जो कुछ ऐसे शब्द है जो हिंदी में भी आज हम प्रयोग करते हैं, तो उन्हें ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द के रूप में हम पहचानते हैं। तत्सम का अर्थ होता है उसके समान, यानी तत् यानी उसके और संस्कृत के सम यानी उनके समान। जो संस्कृत के समान ही हिंदी में प्रयुक्त करते हैं ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द के रूप में पहचाना जाता है। यह उनकी व्याख्या हो गई।
इन संस्कृत के आगत यानी आने वाले अविकृत शब्दों की संख्या हिंदी में हम देखें तो विद्वान ने लगभग 45% मानते हैं, यानी 45% मानते हैं अविकृत जो शब्द हैं उनका विकार नहीं होता है। तो ऐसे कितने शब्द हैं यहाँ पर उनका उल्लेख किया गया है। जब से हम आगे देखें तो जब से हिंदी को भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है, यानी जब से हिंदी भाषा को भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया है, जाहिर कर दिया है, तब से इसमें संस्कृत तत्सम शब्दों का प्रयोग कुछ अधिक बढ़ गया है। जब से हमारी हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा का रूप धारण कर चुकी है, तब हम देखें तो उनके प्रचलन में यानी उनके प्रयोग में तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक मात्रा में दिखाई देता है। भारतवर्ष के संविधान में यानी कि जो हमारे बंधारण है या तो व्यवस्था के जो भी कार्य है उनमें हम देखें तो स्पष्ट कर दिया गया है कि हिंदी का मूल स्रोत संस्कृत ही है। जब हमारे भारत के संविधान में यह प्रस्तुत कर दिया गया कि हिंदी का मूल रूप हम देखें तो वे कौन सा है, संस्कृत से ही है, अरबी अथवा तो फारसी से नहीं है। परिणाम स्वरूप भारतवर्ष में सरकारी अधिष्ठानों के नाम यानी उनके जो पड़ाव है, अधिकार है, उनमें हम देखेंगे तो यातायात संबंधी कोई सूचिकाएँ हैं, यांत्रिक नामकरण है, भूगोल, प्राणी शास्त्र आदि नामाभिधान में हमको संस्कृत के शब्दकोश की ही शरण लेनी पड़ती है। आज हम कई ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ हम शायद नहीं जानते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऐसे शब्दों का अर्थ पहचानने के लिए आज भी हमें संस्कृत के कुछ ऐसे डिक्शनरी या तो शब्दकोश होते हैं उनका प्रयोग करना जरूरी पड़ जाता है। और हम आगे देखें तो इस प्रकार संस्कृत तत्सम शब्दों का आधिक्य भाषा को समृद्ध करता रहा है। हिंदी में कुछ प्रयुक्त तत्सम शब्द इस प्रकार के हैं। कौन से ऐसे शब्द हैं जो हमें तत्सम रूप बताते हैं? तत्सम किसे कहते हैं? जो संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द हैं वे हमें हिंदी में उनका प्रयुक्त करते हैं, यानी संस्कृत के समान ही उनका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं। तो ऐसे कुछ शब्दों का उदाहरण यहाँ दिया गया है। अधीन, अध्यक्ष, अज्ञान, आक्रमण, आश्रम, ऐसे कई शब्द आपने सुने होंगे जो हम संस्कृत में भी इसी प्रकार प्रयुक्त करते हैं। यहाँ उनके कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको पढ़कर भी आप समझ सकते हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। आगे हम बात करें तो भाषा में कुछ विदेशी शब्द इतने प्रचलित हो जाते हैं कि उनके स्थान पर अपनी भाषा के पारिभाषिक शब्दों का आरोपण भाषा को जटिल और अस्वाभाविक बना देता है। आज हम बात करते हैं तो हमारी हिंदी भाषा में कई ऐसे विदेशी शब्दों का प्रयोग हो रहा है जो कुछ ऐसे इस शब्दों का यदि हम हिंदी अर्थ लिखने जाएंगे तो भाषा और भी जटिल हो जाएंगी, यानी उनको समझना और भी कठिन हो जाएगा। हमारी एक हम देखें तो ऐसी हैबिट ही पड़ गई है कि कुछ ऐसे अंग्रेजी शब्द है जिनको हम क्या कहते हैं, आसानी से हिंदी में प्रयुक्त करते हैं, परंतु यदि उन शब्दों का पारिभाषिक शब्द हम ले तो वह हमारी हिंदी भाषा और भी हमें जटिल लगने लगेगी, उसको समझना और भी कठिन हो जाएगा। जैसे हम देखेंगे तो माचिस, रेल, लालटेन, कैमरा, बल्ब, साइकिल, सिग्नल, बाल पेन, टिकट, पेन, पेंसिल, आल्पिन, नींव आदि, यह सभी हमारे ऐसे विदेशी यानी कि हमारे विदेशी भाषा के शब्द है जो हिंदी में भी हम प्रयोग करते हैं। शब्दों के लिए यदि संस्कृत के कोश को खोलकर नए नए शब्द लादे जाएंगे तो वे भाषा के सरल प्रवाह में पच नहीं पाएंगे। यदि ऐसे कठिन शब्द जो है वे संस्कृत के शब्द हम हिंदी भाषा में ले लेंगे तो हम उस भाषा को पच नहीं पाएंगे, यानी कि उस भाषा को समझ नहीं पाएंगे। इसके अतिरिक्त उनके अलावा हम देखें तो वे शब्द इतर भाषा भाषियों के लिए भी अभिव्यक्ति की दोहरता उत्पन्न कर देंगे जो हिंदी भाषी लोग नहीं हैं। यदि वे हिंदी भाषा को समझना चाहते हैं तो ऐसे शब्द उनके लिए बहुत ही कठिन बन जाएंगे और उनका हिंदी भाषा समझना बहुत ही कठिन बन जाएगा। इस प्रकार भाषा प्रेम के बलात् आरोपण की संकीर्णता को कभी पनपने नहीं देना चाहिए। इससे भाषा का जन प्रसारण की दृष्टि से बड़ा अनिष्ट सिद्ध होता है। यदि ऐसे शब्दों को हम अपनाते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी भाषा है वह और भी कठिन हो जाएगी। अब देखते हैं जो स्रोत के आधारित उनके जो भेद है वे सबसे पहले हमने देखा तत्सम शब्द में, दूसरा है तद्भव। तो तत्सम किसे कहते थे, उनकी व्याख्या को हमने देखा कि जो संस्कृत के समान ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे संस्कृत में शब्द का प्रयोग होते हैं वैसे ही हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, तो वे तत्सम है। तो दूसरा है तद्भव। तद्भव किसे कहते हैं, जो शब्द मूल रूप से संस्कृत के हैं परंतु कोई परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग होते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत के ही है परंतु उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है और फिर बाद में हिंदी में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है,
उन्हें तद्भव शब्दों के रूप में पहचाना जाता है। यह उनकी क्या हुई? परिभाषा या तो व्याख्या। जिन शब्दों को प्रयोग की सुविधा और उच्चारण के सरलीकरण हेतु हम जो स्वरूप प्रदान करते हैं वे ही तद्भव शब्द कहलाते हैं। हिंदी में प्रयुक्त बहुत ऐसे तद्भव शब्द हैं जो संस्कृत और प्राकृत से आए हैं, इन्हें तद्भव कहा जाता है। तो उनके कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। अंधेरा, आधा, ऊंचा, खीरा, ग्राहक, दही, सावन, धीरज, ऐसे शब्द जो है वे क्या है? तद्भव शब्द है, जो मूल रूप से हिंदी के ही है, परंतु उनमें कुछ परिवर्तित होते होते हम ऐसे शब्द जो संस्कृत के ही है परंतु कुछ परिवर्तित होते होते हिंदी में प्रयोग होते हैं, तो वे तद्भव कहलाते हैं। फिर उनके बाद आते हैं अर्ध तत्सम शब्द। तो अर्ध तत्सम शब्द किसे कहा जाएगा? जो शब्द संस्कृत अथवा प्राकृत से होकर कुछ ही परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, वे ना तो तद्भव है और ना तो तत्सम है, परंतु संस्कृत के ही कुछ ऐसे शब्द हैं जो कुछ ही परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग होते हैं, उन्हें अर्ध तत्सम शब्द कहा जाता है। यह उनकी क्या है? व्याख्या है। इनको नोट कर ले ताकि 1 मार्क्स के प्रश्न में आपको पूछा जाए कि अर्ध तत्सम शब्द किसे कहेंगे, तो उनका उत्तर यहाँ पर है। इनका परिवर्तित रूप तत्सम शब्द की अपेक्षा कुछ कम होता है। तत्सम शब्दों की तुलना में अर्ध तत्सम शब्द अपने मूल शब्द से अधिक निकट जान पड़ते हैं तथा पूर्ण रूप से तत्सम नहीं होते हैं। संस्कृत के ऐसे रूप होते हैं परंतु वे ही शब्द नहीं होते हैं, लेकिन उनके नज़दीक हो ऐसा रूप वे धारण करते हैं। उनके कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। तत्सम, अर्ध तत्सम तथा तद्भव शब्द। तो तत्सम शब्द है यानी हमारा कर्म शब्द है, तो उनका अर्ध तत्सम शब्द क्या हो गया? कर्म, और उनका तद्भव काम। तो इस प्रकार कई उदाहरण यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं, उनको पढ़कर आप समझ सकते हैं कि अर्ध तत्सम शब्द किसे कहा जाता है। आगे है अनुकरणवाचक शब्द। तो अनुकरणवाचक शब्द किसको कहा जाता है? तो कल्पित ध्वनि के आधार पर जिन शब्दों का गठन होता है, यानी कि जो एक प्रकार की कल्पना उत्पन्न करते हैं, ऐसे शब्दों का जो गठन यानी बनावट होती है, निर्माण होता है, ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे? अनुकरणवाचक शब्द कहेंगे। कुछ उदाहरण के द्वारा हम देखें तो आपको यह इनकी व्याख्या आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे फड़फड़ाना, चहचहाना, भनभनाहट, धमाका, गड़गड़ाहट, कुछ के चे जैसे कई ऐसे शब्द है, तो उनसे हम एक प्रकार के हमारे मन में कल्पित ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ऐसे शब्दों को अनुकरणवाचक शब्द कहा जाता है। यानी के चे भनभनाहट, एक ही शब्द का एक प्रकार से कल्पित ध्वनि हमारे दिमाग में जो उत्पन्न होती है वे अनुकरणवाचक या अनुकरण, उनका फिर से अनुकरण हो रहा है, यानी कि फिर से उनकी कल्पित ध्वनि उत्पन्न हो रही है, तो उन्हें क्या कहेंगे? अनुकरणवाचक शब्द कहेंगे। कुछ शब्द मूल शब्द के साथ भी किंचित परिवर्तन से उसके समीपार्थ को प्रकट करते हैं, यथा अंग्रेज तो अंग्रेजी, हिंदी तो हिंदी, फारस तो फारसी, रूस तो रसिया आदि। कुछ अनुकरणात्मक शब्द निर्थक होते हुए भी सह शब्द की सार्थकता में सहायक होते हैं। निर्थक यानी जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, वे निर्थक होते हुए भी कुछ ऐसे सार्थक शब्दों के साथ जोड़ने पर कोई न कोई शब्द का अर्थ ग्रहण करते हैं, तो वे है अनुकरणवाची शब्द। जिस प्रकार यहाँ आप देखेंगे तो छेड़खान, फटफटिया, चमचमा, तराना, खटखटाना, भीड़ भाड़, इनमें कुछ शब्द ऐसे हैं निर्थक है, फिर भी वे साह सार्थक शब्द के साथ जोड़ने पर नए शब्द का निर्माण करते हैं और उनका कोई ना कोई अर्थ प्राप्त होता है। तो उनके बाद आते हैं देशज। देशज किसे कहा जाएगा? तो उनकी बात करें तो देशज शब्द वे है जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का कुछ भी पता नहीं चलता है। हमने तद्भव और तत्सम शब्द देखा, तत्सम वे थे जो संस्कृत भाषा के थे और वैसे ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। कुछ संस्कृत शब्द वैसे थे जो उनमें कुछ परिवर्तित होते हुए हिंदी में आए हैं, तो वे है तद्भव है। परंतु कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी व्युत्पत्ति यानी उनके उत्पन्न का कुछ भी पता नहीं चलता है और बहुत समय से भाषा में प्रयोग होते रहते हैं, ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। यह उनकी छोटी सी व्याख्या है। आपको क्या करना है, इनको भी नोट करना है, क्योंकि 1 मार्क्स के प्रश्न में पूछा जाता है कि जो देशज शब्द है वे किसे कहते हैं? जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का कुछ भी पता नहीं होता है और बहुत समय से भाषा में प्रयोग होते रहते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? देशज शब्द कहेंगे। प्रायः ऐसे शब्द क्या होते हैं? उनका उद्गम जन प्रांगण से होता रहता है, जिनका निश्चित स्रोत ज्ञात ही नहीं होता है। व्यवहार भाषा के क्षेत्र में पैदा होने से इन्हें देशज कहा जाता है। हम देखें तो हमारे आसपास के कुछ भी लोग होते हैं,
उनकी बोलचाल की भाषा से जो कुछ ऐसे शब्द है जो भाषा के रूप में हम उन्हें प्रयोग कर लेते हैं तो उन्हें देशज शब्द के रूप में जानते हैं। उनका कोई निश्चित हम देखें तो स्रोत ही हमें पता नहीं है, तो वे है देशज शब्द। यहाँ लिखा हुआ है कि प्रायः ऐसे शब्द होते हैं जिनके उद्गम जन प्रांगण से होता है, यानी लोगों की बोली से, बोलचाल की भाषा से कुछ ऐसे शब्द भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तो उन्हें देशज कहते हैं। व्यवहार भाषा के क्षेत्र में पैदा होने से उन्हें देशज कहते हैं। इन शब्दों की व्युत्पत्ति संस्कृत के किसी धातु अथवा व्याकरण के नियमों से नहीं होती है। इन्हें लोक भाषा की उपज कहा जाता है। उपज यानी उत्पन्न होते हैं। लोग जो भी शब्द बोलते हैं अपनी बोलचाल के व्यवहार में, उन्हीं में से कुछ शब्द भाषा के रूप में प्रयोग कर लिया जाए तो उन्हें क्या कहा जाता है? देशज शब्द के रूप में कहा जाता है। क्योंकि ऐसे शब्दों की अधिकता लोक भाषा में ही देखी जा सकती है। आजकल आप देखेंगे जो भी शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वे शब्द हम हमारे व्यवहार में लोक भाषा में ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो वे ही शब्द क्या होते हैं? देशज होते हैं। कुछ उदाहरण देखें तो आपको पता चल जाएगा। रोटी है, या तो लंगोटी है, धोती है, पगड़ी शब्द है, खिचड़ी शब्द है, जो हमारी लोक बोली के हैं, वे हम भाषा में प्रयोग करने लगे तो वे हमें हमारे देशज शब्द कहे जाएंगे। कुछ और भी यहाँ शब्द दिए गए हैं, उनको पढ़कर भी आप समझ सकते हैं कि देशज शब्द कौन कौन से हैं। उनके बाद आते हैं विदेशज शब्द। देशज देखें जो हमारी लोक बोली से हैं, तो विदेशज शब्द क्या है? जो शब्द विदेशी भाषा के होते हुए भी हिंदी में समाहित होकर हिंदी के ही होकर रह जाते हैं उन्हें विदेशज शब्द कहा जाता है। यह उनकी एक छोटी सी परिभाषा या तो व्याख्या है। आपको परीक्षा में यदि पूछा जाए कि हमारे तद्भव तत्सम शब्द क्या है या तो विदेशज शब्द क्या है, तो यह उनकी व्याख्या है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो विदेशी भाषा में प्रयुक्त होते हैं और उन शब्दों को हम हमारी हिंदी भाषा में भी प्रयोग करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? विदेशज शब्द कहा जाता है। या तो इन्हें आगत अथवा तो गृहीत शब्द भी कहा जाता है। यह भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको भी आप नोट कर ले, क्योंकि विदेशज शब्द को और किन नामों से? तो आगत अथवा तो गृहीत शब्दों के नाम से भी हम उन्हें पहचानते हैं। वे शब्द अन्य देश की भाषा से आए हैं और विदेशी मूल के शब्द है। हिंदी में ऐसे बहुत से शब्द है जो दैनिक बोलचाल में प्रयोग होते हैं, किंतु ये विदेशी भाषा के होने पर भी स्वदेशी जैसे ही ज्ञात होते हैं। हम एक रूप से देखें तो यह विदेशी भाषा के शब्द है, फिर भी हमारे देसी भाषा के शब्द हो उसी प्रकार से हमें ज्ञात होते हैं, यानी जानकारी देते हैं, तो उन्हें हम विदेशज शब्द कहेंगे। इनमें निम्नलिखित विदेशी भाषाओं के सार्वजनिक भिन्न भिन्न शब्द समाविष्ट है। कौन कौन सी भाषा ऐसी है, कौन कौन सी ऐसी विदेशी भाषा है जो हमारी हिंदी भाषा में उनके शब्द प्रयोग होते हैं? तो वे अरबी, फारसी, पुश्ती, तुर्की, अंग्रेजी आदि भाषा के कई ऐसे शब्द हैं जो हमारी हिंदी भाषा में भी प्रयोग किए जाते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम विदेशज शब्द कहेंगे। यहाँ पर आपने एक टॉपिक देखा, मूल स्रोत एवं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कुछ भेद थे जो हमारे शब्द भंडार में क्या करते हैं? शब्द भंडार को विस्तृत करते हैं। तो उनके जो और भी भेद है उनको हम दूसरे पार्ट में उनकी समझौती प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारा जो हिंदी शब्द भंडार है वो किस प्रकार निर्मित होता है। यहाँ स्वाध्याय के प्रश्न में हमें दिए गए जो प्रश्न हैं उनको आपको क्या करने हैं? एक एक मार्क्स के आधारित तैयार करने हैं। दूसरे पार्ट में उनके अन्य भेद के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्ते।